शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे जहां होंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर कभी आपकी ज़िंदगी में आपने जिन्नात के वजूद को महसूस किया है तो अपनी कहानियाँ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर करी है सीमा सुहेल इंडिया से। सीमा कहती हैं, आज आपके साथ एक ऐसी फैमिली की कहानी शेयर करना चाहती हूँ जिन लोगों ने एक बिल्डिंग में एक फ्लैट रेंट पे लिया। वो लोग जब उस फ्लैट को देखने गए उन लोगों को फ्लैट बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो फ्लैट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, उनकी फैमिली की मुनासबत से वो फ्लैट बिल्कुल माकूल था। उन लोगों ने वो फ्लैट ले लिया रेंट पर और वहाँ पर वो लोग शिफ्ट हो गए। वो बताते हैं कि जब हम लोगों की उस फ्लैट में पहली रात थी तो रात 12 बजे के बाद हम लोगों के ऊपर वाले फ्लैट से किसी लड़की के चीखों पुकार की आवाज़ें आने लग गईं। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लड़की अपनी मदद के लिए किसी को चीख चीख कर पुकार रही है, जैसे उसके साथ कोई लड़ झगड़ रहा है और उसको बहुत ज़्यादा मार पीट कर रहा है। ये लोग बड़े हैरान हुए कि आज हम लोगों का पहला दिन है और पहली रात है इस नए फ्लैट में, तो यहाँ पर आते साथ ही ये माजरा शुरू हो गया है। जबकि हम दिन के टाइम जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा पुरसकून माहौल था। अब ये काम डेली शुरू हो गया। जैसे ही रात 12 बजे का टाइम होता था ऊपर वाले फ्लैट से अजीबोगरीब ड्रावनी भयानक आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। यहाँ तक कि 1 से 2 बार ये फैमिली वाले लोग उसकी चीखों पुकार सुन के उसकी मदद के लिए भी गए, लेकिन दस्तक दे देकर वापस आ जाते थे। आगे से कोई जवाब नहीं आता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, दोपहर 12 बजे का टाइम था तो उसी लड़की की चीखों पुकार शुरू हो गई। आज वो इस हद तक चीख रही थी कि जैसे उसको कोई ज़िंदा कत्ल कर रहा है। तभी सब लोग ऊपर भागते भागते गए और उसके जो उन लोगों का फ्लैट था वहाँ पर दरवाजे पर दस्तक देने लग गए, लेकिन वो दरवाज़ा इस तरह से बंद था जैसे वहाँ पर कोई रहता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी की एक पूरी तह थी जिसको देखकर ये महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। इन लोगों को बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। तभी इन लोगों ने ब्रोकर को बुलाया और ये कहा कि हम लोग इस फ्लैट में नहीं रहना चाहते। इस फ्लैट का जो ऊपर वाला फ्लैट है वहाँ पर जो फैमिली रहती है वो बिल्कुल भी हम लोगों को चैन से रहने नहीं दे रहे। अभी हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन हुए हैं, लेकिन जैसे रात 12 बजे का टाइम होता है ऊपर वाले फ्लैट से किसी लड़की के चीखों पुकार शुरू हो जाती है और वो इतना रोती है और इतना चीखती है और अपनी मदद के लिए बुलाती है। हम लोग 1 से 2 दफ़ा वहाँ पर गए भी हैं कि हम लोगों की आवाज़ सुनकर शायद कोई जवाब दे दे, लेकिन वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। और आज दिन के टाइम भी हम लोगों के साथ यही सब हुआ है। ऊपर जाकर जब देखा है तो उसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, लेकिन उस फ्लैट के अंदर से बाकायदा किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिस पर उस ब्रोकर ने ये कहा कि आप लोगों को कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है, ऊपर वाले फ्लैट में तो कोई रहता ही नहीं, वो फ्लैट तो पिछले 5 साल से बंद पड़ा है, तो आपको कैसे किसी लड़की की आवाज़ आ सकती है। वो जो फैमिली थी वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए और उन लोगों ने ये कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद यहाँ पर रात रुक कर देख सकते हो, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। हम लोगों को यहाँ पर बाकायदा किसी लड़की के होने का एहसास रहता है और वो लड़की अपनी मदद के लिए किसी को बुलाती है। वो जो फैमिली थी उन लोगों ने ये कहा कि अगर तुम हमारे पैसे वापस नहीं करोगे तो हम पुलिस में कंप्लेंट करवा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इस फ्लैट में 1 मिनट भी नहीं रुकना। तब से वो फ्लैट तो क्या, वो पूरी बिल्डिंग ही अबेंडेंड होगी, क्योंकि वहाँ पर रात के टाइम लोगों को किसी लड़की के चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी वो बिल्डिंग के किसी फ्लैट में से आती थी तो कभी किसी फ्लैट में से। ये एक स्टोरी थी जो इंडिया से सीमा सुहेल ने शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी ज़ैन अली शाह
अटक से शेयर कर रहे हैं। जैन कहते हैं कि आज आपके साथ मेरी एक कज़न है, उनकी शादी लाहौर में हुई हुई है। उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो बताती हैं कि उनकी एक डॉक्टर हैं जिनके पास वो रेगुलर चेकअप के लिए जाया करती हैं। उनकी डॉक्टर ने उनके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले फरामोश किस्सा शेयर किया। वो बताती हैं कि एक दफ़ा मैं अपने हॉस्पिटल में बैठी हुई थी तो मेरे पास मेरे क्लिनिक पर 2 औरतें आईं और आकर ये कहने लगी कि हम लोगों की एक पेशेंट है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो गायनी डॉक्टर थी, तो आप हमारे साथ आएँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जिस पर उन लेडी डॉक्टर का ये कहना था कि मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मेरी अपनी ड्यूटी हॉस्पिटल में इमरजेंसी पर है, तो आपकी जो पेशेंट है आप उनको इसी हॉस्पिटल में ले आएँ। मेरी कज़न बताती हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल का नेम लेने से मना किया है। तो वो जो डॉक्टर थी उनको वो दोनों ख़वातीन बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने लगी कि आपकी मेहरबानी होगी, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनको हम हॉस्पिटल लेकर आएँ, बस इधर पास ही जाना है, आप हमारे साथ आएँ। तो वो जो डॉक्टर थी उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। जैसे ही वो डॉक्टर्स जो लेडी डॉक्टर थी, वो उन 2 औरतों के साथ हॉस्पिटल से बाहर आईं तो वो औरतें उनको लेकर बाहर गाड़ी में उनको लेकर एक जगह पर आ गई। वो जो जगह थी वो बहुत ही ज़्यादा पुरस्रार और अजीब सी जगह थी। इनके हॉस्पिटल से वो बैक साइड बनती थी। जब वहाँ पर वो गई तो वहाँ पर वो देखती हैं कि बिल्कुल जंगल का कोई हिस्सा है और वहाँ पर एक झोंपड़ी सी बनी हुई है। अभी जो लेडी डॉक्टर थी इनको देखकर बहुत ज़्यादा तज्जुब हुआ कि मुझे किस जगह पर ले आई है, और वो छोटी सी एक झोंपड़ी थी। जैसे वो उस झोंपड़ी के अंदर गई, वो झोंपड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वो झोंपड़ी जो बाहर से बहुत छोटी लग रही थी वो अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और वहाँ पर 6 से 7 औरतें बैठी हुई थी। उन औरतों ने अपने चेहरे ढांपे हुए थे। वहाँ पर एक चारपाई के ऊपर एक औरत लेटी हुई थी जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उसका चेहरे का रंग और उसके जिस्म का रंग बेतहाशा स्याह था। जैसे ये लेडी डॉक्टर उन 2 औरतों के साथ उस झोंपड़ी में आई, इन 2 औरतों ने भी अपने चेहरे छुपा लिए। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने उन सारी औरतों से ये कहा कि आप लोग बाहर चली जाएं, मुझे इन्हें देखने दें। वो बताती हैं कि जैसे ही उन्होंने उनकी वो जो औरत बीमार थी, उनके बेबी को जैसे उन्होंने बर्थ दी तो उसके बाद वो बच्चे को देखा तो बच्चे का चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब था, बहुत ज़्यादा स्याह कलर था, और उसके चेहरे के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी आंखें थीं। अब जो लेडी डॉक्टर थी वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हुई कि ये क्या माजरा, पता नहीं ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे इतने अजीब हैं, इनकी ज़ुबानें इतनी अजीब हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और जल्दी से बाहर निकली और ये कहने लगी कि मुझे हॉस्पिटल वापस जाना है। खैर उन लोगों ने उनको बाहिफाजत हॉस्पिटल वापस भेज दिया। जैसे ही वो जो लेडी डॉक्टर थी कुछ दिन के बाद अपने हॉस्पिटल से निकली अपने घर आने के लिए, तो जिस रोड से उन्होंने होकर जाना था वो मेन रोड था, और उस मेन रोड पर उस दिन कुछ जलसे वगैरह हो रहे थे। उस लेडी डॉक्टर ने ये कहा कि मैं अपने हॉस्पिटल की बैक साइड से चली जाती हूँ, उस साइड से भी एक रोड लगता है। अब ये जो बैक साइड वाला रोड था ये उसी रोड को होकर गुजरता था जहाँ पर उन्होंने वो झोंपड़ी देखी थी और बाकायदा जाकर उस औरत को ट्रीटमेंट दिया था। जैसे ही वो लेडी डॉक्टर उस रोड पर आई तो ना चाहते हुए भी उनमें एक क्यूरियोसिटी आई कि मैं देखती हूँ कि आज भी वो झोंपड़ी वहाँ पर है और वो अजीबोगरीब चेहरों वाली औरतें क्या आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो लेडी डॉक्टर ने बाकायदा अपनी गाड़ी वहाँ पर खड़ी की और उतरकर वहाँ से देखने लगी, लेकिन वहाँ तो ना तो कोई झोंपड़ी थी और ना ही झोंपड़ी का नामो निशान। वो बड़ी परेशान हुई, अपनी गाड़ी में बैठी और सारे रास्ते यही सोचती रही कि शायद मैं भूल गई होंगी, लेकिन जगह तो यही थी। लेकिन वो लोग कैसे जा सकती हैं, उनकी तो इतनी बड़ी झोंपड़ी थी अंदर से। अपने घर वापस आई तो ये बात आकर उन्होंने अपनी अम्मी के साथ शेयर की, जिस पर उनकी अम्मी का ये कहना था कि शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई है, क्योंकि जो हुलिये और जो चेहरे आप बता रही हैं वो किसी इंसान के नहीं हो सकते। वो कोई गैर मरी मखलूक़ात थी, वो चुड़ैलें थीं जिन्होंने आपको इस काम के लिए बुलाया था। उसके बाद वो जो लेडी डॉक्टर थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, खौफ के मारे उन्हें बुखार आ गया। जितने दिन वहाँ पर जलसे रहे वो हॉस्पिटल ही नहीं गई, क्योंकि उनको पता था कि जलसे जब हो रहे हैं तो वो जो मेन रोड्स हैं वो ब्लॉक होंगे, और अगर मुझे उस रोड से जाना होगा जो लिंक रोड है वहाँ का बैक साइड वाला, तो वहाँ से वो एरिया भी आएगा। अब वो जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने ये किस्सा मेरी कज़न के साथ भी शेयर किया, सारे डॉक्टर्स के साथ भी शेयर किया, और जो भी उनकी कस्टमर आती थी वो बाकायदा उनको हदायत देती थी कि बिल्कुल भी उस बैक साइड वाले रोड से ना जाएं। ये एक स्टोरी थी जो ज़ैन अली ने शेयर की अटक से। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी अली शेयर कर रहे हैं कराची से। अली कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है।
मुझे ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने ड्राइविंग सीखी। बाकायदा मेरे बड़े भाई ने मुझे ट्रेनिंग दी और मुझे बहुत अच्छी तरह से ड्राइविंग सिखा दी। मैं और मेरी जो छोटी बहन थी, मैंने अपनी छोटी बहन से ये कहा कि चलो आओ, आज मैं तुम्हें सैर करवाता हूँ और गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा। मेरी बहन ने ये कहा कि चलो ठीक है, अब तुम्हें गाड़ी चलानी आ गई है तो मैं तुमसे आइसक्रीम खाऊंगी, तो मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तभी मैं अपनी बहन को लिए गाड़ी में, रात का टाइम था, तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आए। सैर करते, आइसक्रीम खाते, हम लोगों को पता ही नहीं चला, हम लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल आए। यहाँ तक कि हम लोग कारसाज रोड की तरफ निकल आए। वहाँ पर जो कारसाज रोड और जौहर को आपस में एक रोड मिलाता है, उनको लिंक करता है, उस रोड को दलमिया रोड कहते हैं। जैसे ही हम लोग दलमिया रोड पर आए, उस टाइम 12:30 बजे का टाइम हो चुका था। हम लोग मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडी कार नहीं चलाता था, क्योंकि मैंने नई नई सीखी थी, इसलिए मैं बिल्कुल आहिस्ता ड्राइव करता था। जैसे ही हम लोग दलमिया रोड पर पहुँचे तो हम लोगों को उस रोड पर एक कोने पर एक औरत बैठी हुई नज़र आई। देखने में वो बिल्कुल एक यंग सी लड़की लग रही थी और उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे कोई दुल्हन है। मेरी बहन देखकर हंसने लगी और ये कहने लगी कि लगता है कोई अपनी दुल्हन भूल गया है और ये लड़की दुल्हन बनकर यहाँ पर सड़क पर बैठी हुई है। देखो भाई इसका ड्रेस, इसने तो रेड कलर का ड्रेस भी पहना हुआ है। हम लोगों को उसको देखकर थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। जैसे ही हम लोगों की गाड़ी उसके करीब जाने लगी और उसने हमें बाकायदा देख लिया, वो लड़की खड़ी हो गई और सड़क के पास आकर हम लोगों को इशारा करके रोकने लगी। मेरी बहन ने ये कहा कि सुन लेते हैं इसकी बात, पता नहीं कौन है कौन नहीं, और ये बिल्कुल ऐसे सजी हुई है, उसने इतना जेवर भी पहना हुआ है, कहीं इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, हम इसकी बात सुन लेते हैं। मैंने जैसे कैसे करके गाड़ी को ब्रेक लगाई, गाड़ी रोकी, तो वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन बनी हुई थी। उसने पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में हम लोगों से बात करना चाहिए, हम लोगों को उसकी ज़ुबान की समझ नहीं आ रही थी। ना तो वो पंजाबी थी, ना उर्दू थी, ना सिंधी थी, ना ही अजीबो-गरीब कोई लैंग्वेज थी, इंग्लिश भी नहीं थी जिसकी समझ आ सकती। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। जब हम लोग उसकी बात समझने से कासिर हुए और हमें उसकी बात की समझ ही नहीं आई, तो मैंने उसको इशारा किया कि जाओ, हमें जाने दो, हमें समझ नहीं आ रही। मैंने गुस्से से ज़रा हाथ झटका तो एकदम से उसका चेहरा बदलने लग गया। उसका चेहरा इस हद तक डरावना हो गया था कि मेरी बहन ने चीखना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी बहन ने चीखना शुरू किया, मेरी भी हालत ख़राब हो गई। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी भी भूल गई। एकदम से ऐसा मेरे जहन के ऊपर प्रेशर आया। जैसे कैसे करके मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो उसने मेरी साइड पर आकर जो मेरा जो मेरे वाली साइड का जो मिरर था उसको ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। उसके हाथ इतने डरावने थे, उसका चेहरा इतना डरावना था, और उस रोड पर उस वक्त ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मेरी बहन ने तो अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैंने आकर कुर्सी पड़ी, मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो बिल्कुल सीधा हम लोग उसी रोड पर, मैंने तेज़ी से गाड़ी भगाना शुरू कर दी। मैंने इतनी तेज़ गाड़ी भगाई कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि वो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, और वो बाकायदा हम लोगों के पीछे उस रोड तक भागती हुई आई। हम लोग काफ़ी ज़्यादा जौहर वाली तरफ हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आए तो वहाँ पर कुछ शॉप्स खुली हुई थी। जब उन लोगों ने देखा कि हम लोगों की, मेरी बहन अभी भी चीख रही थी, लोगों को डाउट हो गया कि पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं। एक दो लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की, एक दो बाइक भी हम लोगों के पीछे लग गए। तो जैसे ही मैंने गाड़ी को रोका, फ़ौरन से वो लोग हम लोगों की गाड़ी के ऊपर झपटे के पता नहीं शायद ये लड़की क्यों चीख रही है, क्या मच रहा है। उन लोगों ने गाड़ी रोकी तो मैंने ये कहा कि मेरी बहन है, हम लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। मेरी बहन रो रही थी, बहुत डरी हुई थी। उन लोगों ने बाकायदा हम लोगों की गाड़ी के ऊपर खून के निशान भी देखे। जो मेरे वाली साइड का जो मिरर था, जो जहाँ पर वो हाथ आकर मारती रही थी, वहाँ पर बाकायदा ब्लड भी लगा हुआ था। वहाँ पर उन लोगों ने हमें पानी पिलाया, हम लोगों के घर उन लोगों ने फ़ोन किया, मेरे बड़े भाई भी आ गए, मेरे अब्बू भी आ गए, क्योंकि मेरी बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो ऐसे थी जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना था कि दलमिया रोड जो है ये एक मशहूर तरीन रोड है, और बेशक आप लोग चाहें तो आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं। इस रोड के बारे में मशहूर है कि किसी पुराने दौर में, किसी पुराने वक्त में एक डांसर को यहाँ पर उसका मर्डर कर दिया गया था और उसको इस रोड पर फेंक गए थे। उसके बाद से वो जो रोड था वो आसेब ज़दा हो गया। वहाँ पर बाकायदा लोगों को सजी सवरी एक दुल्हन नज़र आती है जो मदद के लिए लोगों को पुकारती है।
और जो कोई उसकी बात नहीं सुनता फिर उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है। यही नहीं, उस रोड के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पुरसरार वीरान सा घर भी मौजूद है, एक बंगला नुमा घर भी मौजूद है। बहुत से लोगों का ये मानना भी है कि ये उस बंगले में रहती है और उस बंगले से निकल कर रात के टाइम आती है, दिन के टाइम इसका बसेरा वहाँ पर है। उस बंगले में ना तो कोई जा सकता है और ना ही कोई आबाद हो सकता है। जिस शख्स ने उस बंगले को बनवाया था वो एक बहुत ज़्यादा करोड़पति आदमी था। जब उसने उस बंगले को बनवाया तो अपनी फैमिली को उस वहाँ पर आकर जैसे ही वो शिफ्ट हुआ, उनके अजीबोगरीब हालात होने शुरू हो गए। यहाँ तक कि उसकी फैमिली में बहुत से लोगों को उस गैर मरी मखलूक, उस चुड़ैल ने मार भी दिया। उस रोड के ऊपर जब भी वो कोई गुज़रता है उनका एक्सीडेंट बहुत दफ़ा हो जाता है। बहुत से लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया। उस रोड के ऊपर इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं जाता। दलमिया रोड कराची का मशहूर तरीन हॉन्टेड रोड है, जिसके बारे में बहुत से लोगों का ये भी इंकशाफ है कि इंटरनेट पर बाकायदा वहाँ पर एक हेवला नुमा फुटेज भी रिकॉर्ड हुई है। जब हम लोगों ने ये बातें सुनी, मेरी बहन को घर लेकर आए। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसे बहुत सा बुखार हो गया था, मैं भी बहुत घबराया हुआ था। घर वालों ने अल्लाह का शुक्र ये अदा किया कि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही हम लोगों की, जैसे मैंने नई नई ड्राइविंग सीखी थी, हम लोगों का कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, मेरी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने भी उसका असल चेहरा देख लिया था। मेरी बहन का बुखार नहीं उतरता था, मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। उसको डरावने ख्वाब आने लग गए, वो अजीबोगरीब बातें करने लगी कि मुझे बाकायदा वो नज़र आ रही है, उसको मैंने घर के बाहर देखा है। कभी ये कहती थी मैंने उसको छत के ऊपर देखा है। अब वो बहुत ज़्यादा वहम करने लगी थी। फिर हम लोगों ने बाकायदा उसका इलाज करवाया, उसको तावीज़ वगैरह लेकर दिए, तब जाकर मेरी बहन ठीक हुई। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसको चाह कर भी हम लोग फरामोश नहीं कर सकते। अब मैं तब से लेकर अब तक मैं ड्राइव भी करता हूँ, गाड़ी ड्राइव करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं दलमिया रोड वाली साइड पर नहीं गया। ये एक स्टोरी थी जो अली ने कराची से शेयर की। बहुत शुक्रिया अली आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी अदनान शेयर कर रहे हैं फैसलाबाद से। अदनान कहते हैं कि आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिसका आई विटनेस मैं ख़ुद हूँ। मुझे एक दफ़ा काम की तलाश थी, तो मैंने बहुत जगह पर अपनी जॉब के लिए बोला हुआ था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की और कहा कि फ़लाँ जगह पर एक फ़ैक्ट्री है। वो जो फ़ैक्ट्री थी वो बिल्कुल आबादी से हट कर थी। कहा यह जा सकता है कि फैसलाबाद की हदूद से बिल्कुल बाहर वो एक फ़ैक्ट्री थी। वहाँ पर मैं चला गया। वहाँ पर वो एक ऐसी फ़ैक्ट्री थी जहाँ पर ये गत्ते वगैरह तैयार होते थे। वहाँ पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर हम लोगों का एक वर्कर होता था, उसकी जो हरकतें थी वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें थी। एक तो वो काफ़ी दिन कपड़े नहीं बदलता था और उसका जो गेटअप था वो ऐसे था जैसे बहुत ही ज़्यादा पुरस्रार सा है। मैं बहुत दफ़ा कोशिश करता था कि मैं उससे बात करने की कोशिश करूं, लेकिन वो बात भी नहीं था खुलकर करता। मुझे एक दो लोगों से पता चला कि वो नॉन मुस्लिम था, वो क्रिश्चियन था कोई, जो भी था। लेकिन हम लोगों का इखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। हम लोग सारे वहाँ पर वर्कर्स के तौर पर काम करते थे, लेबर थे हम लोग वहाँ पर। तो जब भी उससे बात करने की कोशिश करते थे वो बात का जवाब नहीं देता था और बड़े गुस्से से देखकर मुँह दूसरी तरफ कर लेता था। एक दफ़ा की बात है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मुझे वापस शहर आना होता था। मैं अक्सर साइकिल पर आता था। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब और बारिश की वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि आज मैं नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रुक जाऊँगा फैक्ट्री में। मैंने अपने जो मालिक थे फैक्ट्री के, उनसे बात कर ली, तो उनका ये कहना था कि ठीक है तुम रुक जाओ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री में कमरे भी हैं, लेबर के लिए भी कमरे हैं, तो तुम बेशक वहाँ पर रुक जाओ। वहाँ पर जो लेबर के लिए कमरे बने हुए थे, अगर वहाँ पर कोई लेबर कमरा लेता था तो उसकी जो पे होती थी उसमें से वो मखसूस हिस्सा जो रेंट के तौर पर होता था पैसे काट लेते थे। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाता था, लेकिन मैं आ जा लिया करता था। जो लोग शहर के बाहर के होते थे, एज ए लेबर वहाँ पर काम करते थे, वो उन कमरों में रह लेते थे। उनमें से एक कमरा खाली था तो मैं वहाँ पर चला गया। छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, 7 से 8 कमरे एक लाइन में थे जो फैक्ट्री की बैक साइड पर बनते थे। फैक्ट्री का हिस्सा ही था वो भी। मैं वहाँ पर चला गया। मुझे किसी ने ये भी बताया था कि ये यहाँ पर फैक्ट्री में ही रहता है। मुझे ये नहीं पता था कि वो कौन से उसमें क्वार्टर में रहता है और कौन सी जगह पर नहीं रहता। जैसे ही रात तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हुआ तो नई जगह थी, मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती थी।
तो मैं जैसे कमरे में था तो कमरे में ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला हुआ था। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर से 2 दफ़ा कोई गुज़र कर गया है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने आवाज़ तो नहीं दी। मैं चारपाई से उठा और मैंने जैसे ही झांक कर देखा, वही जो लड़का हम लोगों के साथ काम करता था, उसको मैंने फैक्ट्री की तरफ जाते देखा। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि फैक्ट्री तो रात का टाइम बंद होती है, सारी मशीनरी भी बंद है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर ये फैक्ट्री में रात का टाइम क्यों जा रहा है। जैसे थोड़ा सा तजस्सुस होता है। मैंने भी उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। मैंने उसको आवाज़ नहीं दी, मैं बस उसके पीछे चलने लग गया। जैसे ही मैं छुप छुप कर जा रहा था, जैसे ही मैंने देखा कि वो फैक्ट्री का जो बेसमेंट था वो फैक्ट्री के बेसमेंट की तरफ उतर कर गया। वो जितने भी हम लोग ऑर्डर्स तैयार करते थे वो नीचे बेसमेंट में हम लोगों का एक रूम होता था, वहाँ पर हम लोग जाकर उसको हम लोगों ने रखवाना होता था। मैंने बाकायदा उसको खुद बेसमेंट में जाते देखा। अभी भी मैंने उसको पता नहीं लगने दिया। उसको 1 से 2 दफ़ा डाउट हुआ। उसने पीछे पलट कर भी देखा कि शायद उसे कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो पिलर थे मैं उनके पीछे छुप जाया करता था। जैसे ही मैं नीचे उसको जब गए हुए नीचे 2 मिनट हुए तो मैं 2 मिनट के बाद आहिस्ता से पाँव रखता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया, तो मुझे अंदर कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई कुछ पढ़ रहा है, और वो पढ़ने की आवाज़ ऐसे थी जैसे किसी कोई ज़ुबान में कोई बार बार कोई लफ्ज़ रिपीट कर रहा है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। ऐसी स्मेल थी जैसे किसी जानवर, मुर्दा जानवर की स्मेल होती है। मैंने रुमाल निकाल कर अपने मुंह पर रख लिया। वहाँ पर मेरे से खड़े नहीं हुआ जा रहा था, और वो वहाँ पर अंदर मौजूद था। बाकायदा वहाँ पर मुझे मोमबत्तियाँ जलती हुई नज़र आईं। वो वहाँ पर जैसे कोई अमल कर रहा था। उसने वहाँ पर कुछ कच्चा गोश्त रखा हुआ था, उस गोश्त के ऊपर वो कोई अमल कर रहा था। उनमें मैंने उसको बाकायदा कुछ चीज़ें लगाते, कुछ पता नहीं क्या क्या करते देखा। वो कुछ पढ़ता ही जा रहा था, पढ़ते ही जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये कोई माजरा और है। जैसे ही उसने वो जो सब कुछ पढ़ कर दोबारा से उन कैंडल्स को बंद किया, तो मैं फ़ौरन से वापस अपने उस कमरे में आकर मैंने आके कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे का दरवाज़ा जब मैंने बंद किया तो वो लकड़ी के दरवाजे थे, इनमें से छेद भी होते हैं। मैंने देखा कि वो चलता हुआ आ रहा था। जैसे वो आया, वो बाकायदा आकर मेरे कमरे के दरवाजे के आगे भी रुका। ऐसा लग रहा था वो मेरे कमरे में देख रहा है। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था कि शायद इसको पता चल गया कि मैं अंदर आया था। मैं बहुत खौफज़दा था। मैं इस तरह से हो गया था कि मेरा सांस भी ना निकले। सारी रात गुजर गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि ये क्या माजरा है, ये पता नहीं वहाँ पर क्या कर रहा था, कैसा कोई अमल कर रहा था। अगली सुबह वो मुझे अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा था। पता नहीं क्यों मुझे, मेरे अंदर वो शायद वो चीज़ थी कि इसको फ़ील हो गया कि मैंने इसको देख लिया, या पता नहीं उसको महसूस हो गया था कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसको नोटिस कर रहा हूँ। कुछ मिलता जुलता सा तअस्सुर था। मैं सुबह बेसमेंट में गया तो वो मेरे पीछे तक आया। मैं बेसमेंट में अपना काम करता रहा। जिस जगह पर वो अमल कर रहा था वहाँ पर किसी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये बात किसी के साथ भी शेयर नहीं की। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं जब वापस आया तो अपने घर शाम को वापस आया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत सा बुखार हो गया। शायद उस खौफ की वजह से जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, मुझे बुखार सा हो गया, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब था। मैं 3 दिन फैक्ट्री नहीं जा सका। मैंने फ़ोन पर उनको बता दिया था कि मैं नहीं आ सकूँगा। 3 दिन के बाद जब मैं फैक्ट्री गया तो वहाँ पर जो मंज़र मैंने देखा वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। वहाँ पर हम लोगों की फैक्ट्री पर बहुत ज़्यादा पुलिस थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, एक कोहराम बरपा था। बार बार ये कह रहे थे कि कोई मर्डर हो गया है, कोई मर्डर हो गया है। मैंने जब जाकर देखा तो पता चला वही जो क्रिश्चियन लड़का था, बेसमेंट में उसका सर पड़ा हुआ था और उसका जो धड़ था उसके कमरे से मिला। इतना दिल दहला देने वाला ये वाक़या था कि वहाँ पर लोगों ने मुंह पर ऐसे हाथ रखे हुए थे खौफ के मारे कि कोई इसको देख नहीं सकता था। उसकी आंखें तक निकली हुई थीं। जब मैंने ये सब देखा तो मैंने वहाँ पर बाकायदा इस बात को मैंने बताया कि ये कोई मर्डर नहीं हुआ, ये कोई अमल करता था। आप इसका कमरा चेक करें, आपको वहाँ से जादू की सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरे कहने पर वो सारा कमरा चेक हुआ तो वहाँ से इतने जादू की चीज़ें मिली, खोपड़ियाँ मिली, गोश्त मिले, कील मिले, पता नहीं क्या क्या अमलियात की चीज़ें मिली जो उसके पास मौजूद थी। फिर वहाँ पर बाकायदा एक आमिल को बुलाया गया, क्योंकि उस चीज़ का रुख ही बदल गया। वो एक आमिल आए, जादूगर भी थे और आमिल भी थे शायद।
तो वो आए तो उन्होंने जब वहाँ पर आकर सारा देखा, चेक किया, बेसमेंट में गए, उनका ये कहना था कि ये यहाँ पर कोई चिल्लाकशी कर रहा था, और ये चिल्लाकशी इस सेंस में कर रहा था कि इसके कब्ज़े में जिन्नात आ जाएंगे और ये यहाँ पर कोई जादूगर बन जाएगा और इस पूरी फैक्ट्री पर कब्ज़ा कर लेगा। कल इसके चिल्ले का दिन पूरा हो गया, तो जब इसने उस मखलूक को देखा तो ये डर गया और इस हिसार से जैसे ही बाहर निकला उसने इसकी गर्दन काट दी। उसके बाद उस फैक्ट्री में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। वहाँ पर किसी मर्द के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी बेसमेंट से, और यही नहीं, वो कटे हुए सर वाला उसके रूप में शायद वो जिन्नात थे जो उसी के अमल के थे, बाकायदा फैक्ट्री में नज़र आते थे। उन्हीं कमरों की तरफ जो लेबर रूम थे, उन लेबर की तरफ रूम की तरफ बाकायदा कटे सर वाला लोगों को नज़र आता था। उसका सर नहीं होता था। कभी बेसमेंट में से हंसने और रोने की आवाज़ें आती थी। वो एक प्राइवेट फैक्ट्री थी, छोटी सी फैक्ट्री थी, किसी ने छोटा सा काम स्टार्ट किया था जो इस तरह से बंद हुई कि उसके बाहर से भी कोई नहीं गुजरता था। मैंने वो काम छोड़ दिया था जब वो मसला बना था। मैं इतना डर गया था और लोगों की जो बातें मैं सुनता था तो मुझे यकीन था कि वो सारी बातें सच हैं, क्योंकि वहाँ पर ये काम हुआ था। ये मेरी अपनी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सुन रहे हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसी ही आपको कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हॉरर उर्दू सेंटर मेरा उर्दू हॉरर नावल चैनल है जहाँ पर मैं हॉरर नावल्स पोस्ट करती हूँ। वहाँ पर आज मैंने शमशान की 7 एपिसोड अपलोड की है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी है। ज़रूर जाकर सुने, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर मैं डेली व्लॉग्स और बहुत से शॉर्ट्स बीटा में मुख्तलिफ चीज़ें शेयर करती हूँ, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। हॉरर उर्दू सेंटर नौशीन वॉइस ऑफिशियल मेरे चैनल है, उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है और नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है। इन लोगों को भी जाकर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे बहन भाइयों को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।